जैसे ही इस फिल्म का स्टार्ट होता है, हमें इस फिल्म का मेन कैरेक्टर चियोंग दिखाया जाता है और उसकी बेटी का बर्थडे होता है। इसलिए चियोंग का मदर उससे कुछ पैसे देते हैं ताकि वह अपनी बेटी को डिनर में ले जा सके। लेकिन अब चियोंग को और पैसों की जरूरत होते हैं, तो वह इसलिए अपनी मदर का एटीएम कार्ड चुरा लेता है। इसके बाद वह अपनी मदर की सारी पैसा चुरा लेता है और उन पैसों को लगा देता है हॉर्स राइडिंग में, और इस गेम में वह 4 मिलियन युआन जीत जाता है। अब चियोंग ने एक कंपनी से बहुत सारा पैसे उधार ले रखे थे, तो इसीलिए वही लोग इसके पीछे पड़ जाता है। इसके बाद वह लोग चियोंग को पकड़ ही लेते हैं और वह उसे काफी मारते हैं। और जब चियोंग उनके पैसे लौटाने के लिए अपने पैकेट चेक करता है, तो वह देखता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं, यानी वह वाली पैसे जो वह हॉर्स राइडिंग में जीते थे। और तब उसे याद आता है कि जब वह इन लोगों से बचकर भाग रहा था, तब वह एक लड़की से टकरा गया था, तो जरूर उसी लड़की ने ही उसका जेब काट ली। अब क्योंकि चियोंग का पास पैसे तो होते ही नहीं, तो वह लोग इसीलिए उन्हें और 1 महीने का टाइम देता है जिसमें कि वह उन्हें पैसा लौटा दे। उसके बाद चियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर पर ले जाता है। इसके बाद चियोंग जल्दी से स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन अनलकली उनकी ट्रेन तो मिस हो चुकी थी। और जब चियोंग वहां पर बैठकर ट्रेन का आने का वेट कर रहा था, तभी अचानक से उसके पास एक आदमी आता है और यह अननोन पर्सन था, यानी चियोंग उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर वह आदमी चियोंग को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। वह आदमी चियोंग को कहता है कि अगर तुम इस गेम में जीत गई तो मैं तुम्हें 1 लाख युआन दूंगा। तब इतनी सारे पैसा का बारे में सुनकर चियोंग भी गेम खेलने के लिए अग्री हो जाता है। इसके बाद चियोंग काफी मार खाने के बाद यह गेम वह जीत जाता है, यानी वह 1 लाख युआन हासिल कर लेता है। इसके बाद वह अननोन पर्सन चियोंग को एक कार्ड देता है और वह अननोन पर्सन कहता है कि अगर तुम और पैसा जीतना चाहते हो तो इस कार्ड पर जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कांटेक्ट करना। इसके बाद चियोंग जब अपना घर जाता है, तब उसकी मदर उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएस में शिफ्ट हो रही है। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि चियोंग का डिवोर्स हो गई है और उसकी वाइफ ने दूसरी शादी भी कर ली है। लेकिन चियोंग कभी भी यह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर चला जाए, लेकिन उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होते हैं क्योंकि अपने बेटे का कस्टडी वापस लेने के लिए। तो इसलिए चियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है। इसके बाद चियोंग को एक गाड़ी में लाया जाता है जहाँ पर और भी लोग थे। फिर उन सारे लोगों को बेहोश कर दिया जाता है और जब उन सभी लोगों की आंख खुलती है, तब खुद को एक फैसिलिटी में पाता है जहां टोटल 456 लोग थे और वह वहां पर एज अ प्लेयर थे, क्योंकि उन सबको एक यूनिफॉर्म भी पहनाया हुआ था। इस गेम का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था जो कि फ्रंट मैन था वहां पर, और वह सब पर नजर रख रहा था। अब यहाँ पर एक कॉमन सी थी कि जितने भी लोगों को वहां पर लाया गया था उन सब ने कर्ज लिया हुआ थे बहुत ज्यादा। और चियोंग वहां पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो कि एक बूढ़ा आदमी था। उस बूढ़ा आदमी का ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वह यहाँ पर आया था, क्योंकि उसकी लाइफ तो ऐसे भी खत्म होने वाली थी। इसके बाद वहां पर 2 प्लेयर्स, जिनमें लड़की का नाम से बायोक और लड़के का नाम जंग होता है, उनके बीच फाइट होती है। आप यहाँ पर से बायोक वही लड़की थी जो चियोंग का पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसी ने उसका जेब काटी थी। चियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वह अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाता है जिन्होंने पिंक कलर का यूनिफॉर्म पहन रखा था और उन लोगों का फेस अच्छी तरह से कवर थे। और गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट की 3 मेन रूल्स थी। पहला रूल यह है कि कोई भी प्लेयर अपने मर्जी से गेम छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा रूल यह होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और उनके मुताबिक एलिमिनेट का मतलब क्या था यह तो हम आगे ही जानेंगे। गेम का तीसरा रूल यह था कि अगर ज्यादातर लोग इस गेम को नहीं खेलना चाहती तो वह इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सबको गेम के लिए ले जाया जाता है। अब यहाँ पर चियोंग अपनी क्लासमेट सैंगू से भी मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। चियोंग उसे वहां पर देखकर वह काफी हैरान होता है क्योंकि वह तो किसी बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री चला गया था। अब पहले गेम के लिए वहां पर एक काफी बड़ा डॉल थी और इस गेम का रूल काफी सिंपल था और रूल यह था कि डॉल जब भी गाना गाएगी उन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वह गाना गाने बंद करेगी तो उन सबको रुक जाना है, यानी थोड़ी सी भी हिलना नहीं है। और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो यह सब कुछ उन्हें किसी प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उससे सूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब यह देखकर वह सारे लोग काफी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वह खतरे में है, इसीलिए वह लोग दौड़ते हुए पैनिक करते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन क्योंकि अब गेम का रूल था, इसीलिए जो भी हिलता है उसे मार दिया जाता है और जितने भी सर्वाइवर होते हैं
वह लोग किसी ना किसी तरह से गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेथ बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। और अब 456 प्लेयर्स में से सिर्फ 255 ही रह गई थी, क्योंकि वह सारे प्लेयर्स इतना ज्यादा डर जाते हैं कि अब कोई भी गेम खेलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसा कि रूल नंबर 3 था, अगर ज्यादातर लोग चाहते हैं तो इस गेम को स्किप कर सकता है। तो इसलिए उन लोगों का लीडर यानी फ्रंटमैन उन्हें वोटिंग करवाती है, लेकिन उन्हें उससे पहले प्राइज मनी दिखाया जाता है, यानी जो विनर को मिलेगी। लेकिन इन केस अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा तो यह सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली को मिल जाएगी। और यह प्राइज मनी टोटल 45 बिलियन युआन होता है। इसके बाद वोटिंग कराया जाती है, जिसमें ज्यादातर लोग इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसलिए इस गेम को यहीं पर रोक दिया जाता है। लेकिन अगर फ्यूचर में कोई इस गेम को दोबारा खेलना चाहता है तो वह लोग दोबारा ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उन सभी लोगों को उन लोगों का घर पर छोड़ दिया जाता है। और नेक्स्ट डे चियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर जाकर चियोंग ने सारी बात बता देता है, लेकिन उन लोगों को चियोंग का बातों पर भरोसा नहीं होता है और उल्टा वह लोग उन्हें पागल समझने लगता है। इसके बाद चियोंग वही वाला कार्ड दिखाता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि उस कार्ड पर जो नंबर था वह रॉन्ग था। उसके बाद चियोंग जब घर जाता है तो उसकी मदर वहां पर नहीं होती। उधर चियोंग का क्लासमेट सैंगवू अपने मदर को चुप कर देख रहा होता है और तभी वहां पर चियोंग भी आ जाता है। यहाँ पर सैंगवू अपसेट होते हुए चियोंग को बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन का कर्ज है। वह बताता है कि मैंने क्लाइंट्स की पैसे लेकर स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे, लेकिन अनलकीली वह सारी पैसे डूब गई। और तभी चियोंग का पास हॉस्पिटल से कॉल आता है। चियोंग का मदर की पैर काफी इंजर्ड था और डायबिटीज का ट्रीटमेंट ना होने की वजह से उनकी इंजरी और ज्यादा बढ़ गई। तब डॉक्टर चियोंग को बताता है कि तुम्हारा मदर की ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनका पैर काटना पड़ेगा। लेकिन इस ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने वाले थे, लेकिन जाहिर सी बात है चियोंग का पास इतना पैसे तो होते नहीं। इवन वह अपने मदर की इंश्योरेंस का पैसा भी उड़ा दिए थे। तो इसीलिए चियोंग पैसा मांगने के लिए अपनी डिवोर्स वाली वाइफ के पास जाता है, लेकिन उसका वाइफ पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर वह अपने हस्बैंड को बताती है कि चियोंग आया था पैसा मांगने के लिए, और तभी उसका हस्बैंड पैसे देने के लिए आता है और साथ साथ यह भी कहता है कि मेरे फैमिली से दूर रहो। लेकिन चियोंग उसे मारने लगता है और तभी उसका बेटी भी वहां पर आ जाती है। इसके बाद हमें दिखाता है कि चियोंग का एक फ्रेंड अपने बॉस से पैसे मांगने जाता है, लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो इसलिए उन दोनों का बीच फाइट होने लगती है। इस फाइट के दौरान उसका बॉस का हाथ मशीन में आ जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर चियोंग का फ्रेंड पैसे लेकर भाग जाता है। फिर चियोंग का फ्रेंड अपने घर में आकर अपने वाइफ को कहता है कि पहला फ्लाइट लो और जाओ यहाँ से। इसके बाद सेबायुक एक एजेंट से मिलती है, क्योंकि उसने अपने मदर को नॉर्थ एरिया से साउथ एरिया में लाना था। और सेबायुक वही लड़की होते हैं जो चियोंग का जेब काटी थी। लेकिन यहाँ अपने मदर को लाने के लिए सेबायुक को बहुत सारी पैसों का जरूरत थी। अब सेबायुक की एक छोटा भाई भी होता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया होता है कि मैं मदर को जरूर लाऊंगी। इसके बाद हमें एक ऑफिसर दिखाया जाता है और इस ऑफिसर का भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसीलिए वह ऑफिसर अपने भाई के घर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसका भाई तो पिछले कुछ दिनों से अपने घर पर भी नहीं आया। और जब वह ऑफिसर घर को चेक कर रहा होता है तो उसे एक कार्ड मिलता है वहां पर, और इस ऑफिसर ने ऐसे ही सेम कार्ड ऑफिस में चियोंग का पास भी देखा था। तो इसीलिए वह ऑफिसर चियोंग का पास जाकर उसे इस बारे में पूछता है, लेकिन चियोंग उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद चियोंग जब अपना घर जाता है तो उसे वह कार्ड दोबारा मिल जाता है वहां पर। अब चियोंग डिसाइड करता है कि वह दोबारा से उस गेम को ज्वाइन करेगा, इसलिए सभी प्लेयर्स को एक शिप के पास ले जाया जाता है। और इधर वह ऑफिसर भी गाड़ियों का पीछा करते हुए शिप तक आ जाता है और वह एक गार्ड को मारकर पानी में फेंक देता है। इसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक आइलैंड में मौजूद फैसिलिटी में लाया जाता है और यहाँ पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगला गेम कौन सा होगा और उसे कैसे खेला जाएगा। इसके बाद वह सारे लोग अपना अपना टीम बना लेता है। रात को सेबायुक और उसके फीमेल फ्रेंड वॉशरूम जाते हैं। यहाँ पर सेबायुक गार्ड्स का नजरों से बचते हुए उस फैसिलिटी को एक्सप्लोर करने लगती हैं और वह देखती है गार्ड्स बड़े बड़े बर्तनों में कुछ बना रहा है। लेकिन उस टाइम एक गार्ड को शॉक हो जाता है और वह वॉशरूम में चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक सेबायुक वापस आ चुके थे। इसके बाद सेबायुक अपने फीमेल फ्रेंड को सारी बात बता देती है जो उसने देखा था, लेकिन यहाँ पर सैंगवू उन दोनों का बात सुन लेता है और वह इस बारे में सेबायुक से पूछता है, जिस पर सेबायुक बताता है कि वह लोग बड़े बड़े बर्तनों में कुछ पका रहे थे। इसके बाद उन सारे प्लेयर्स को प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों का सामने 4 शेप्स थी और 4 शेप्स में से उन्होंने कोई एक शेप को सुनना था। और यह पर सैंगवू को पता चल जाता है कि गेम क्या है और क्या करना है हमें। सैंगवू चियोंग से बताता है कि सबने अलग अलग शेप को सुनना है। इसके बाद उन सभी को एक छोटा सा बर्तन दिया जाता है जिसमें की शेप्स बनी होती है।
अब गेम उनकी यह होती है कि उन्होंने किसी तरह उन शेप्स को बाहर निकालना है बगैर डैमेज किए। लेकिन अगर शेप जरा सा भी डैमेज हो गई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी मार दिया जाएगा। और यह पर सांगबुतु इजली उस शेप को निकाल लेता है। लेकिन चियोंग इतना ज्यादा घबरा जाता है कि उसकी हालत खराब होने लगती है। लेकिन वह किसी ना किसी तरह से इस गेम को भी जीत लेता है। इसके बाद उन सबको रूम में लाया जाता है। अभी यहाँ पर 187 प्लेयर्स वापस आई थी, जिनमें से अब सिर्फ 108 ही रह गई थी। इसके बाद उन सबको खाने के लिए ले जाया जाता है। लेकिन खाने का वजह से जंग को एक लड़के से फाइट हो जाता है, जहां पर जंग उस लड़के को इतना बुरी तरह से मारता है कि वह मौके पर ही मर जाता है। और इधर हम देखते हैं उन प्लेयर्स में से एक डॉक्टर होता है जो गार्ड्स के साथ मिलकर मरे हुए लोगों का ऑर्गन निकलकर उन्हें चाइनीज को बेचने का काम करते हैं। इसीलिए जब भी डेड बॉडीज को ले जाया जाता है तो उन डेड बॉडीज को गायब कर लेती है, क्योंकि यह सब कुछ एक प्लान के मुताबिक चल रहा था, क्योंकि यह सारा कुछ फ्रंटमैन से चुप कर हो रहा था। और यही वजह थी कि कंट्रोल रूम में भी उन लोगों का एक आदमी बैठाया हुआ था जो कि उन लोगों का सारे वीडियो फुटेज डिलीट कर देता था। और गार्ड्स तो डॉक्टर को गेम के बारे में पहले ही बता देता था ताकि वह सरवाइव कर सके। वहां पर एक गार्ड उसी प्लेयर डॉक्टर को बताता है कि आज हमने प्लेयर्स को जानबूझकर खाना कम दिया है ताकि वह लोग आपस में लड़ने लगे, जिससे होगा यह कि सारी कमजोरी प्लेयर्स गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही गार्ड ने डॉक्टर को अगले गेम का बारे में भी बता देता है। अब 30 मिनट के बाद वहां पर लाइट ऑफ होने वाली थी। अब यहाँ पर सांगबू को पता था कि चियोंग की टीम जरूर कोई उल्टा काम करेगी, इसलिए वह उस टीम को अपने पास बुलाकर उन्हें रिलैक्स रहने के लिए कहता है। उधर वह जो डॉक्टर प्लेयर होता है वह जंग की टीम में शामिल हो जाता है। यहाँ पर डॉक्टर जंग को बता देता है कि अगला गेम क्या होने वाला है। इसके बाद लाइट ऑफ हो जाती है और जंग अपनी टीम के साथ मिलकर बाकी सभी को मारने लगता है। जंग एक लड़की को मारकर से बायुक को मारने जाता है, लेकिन तभी चियोंग उसे बचा लेता है। इसके बाद गार्ड्स वहां पर आकर उन सभी को रोक लेते हैं और अब टोटल 80 लोग रह गई थी। इसके बाद उन सभी को तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें 10-10 प्लेयर्स की एक टीम बनाने के लिए कहा जाता है। और वह लोग ऐसा ही करते हैं, यानी अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। अब क्योंकि जंग को अगले गेम के बारे में पहले ही पता होता है, इसलिए वह से बायुक की फीमेल फ्रेंड को अपनी टीम में नहीं रखता और वह अपनी टीम में सिर्फ मर्दों को ही रखता है। इसके बाद सांगवू भी अपने एक टीम बना लेता है। अब क्योंकि उन्हें एक प्लेयर का जरूरत थी, इसीलिए से बायुक की फीमेल फ्रेंड उनके टीम में शामिल हो जाती है। और यह गेम असल में टग ऑफ वॉर का होता है, यानी उन्होंने अपने सामने वाली टीम को नीचे गिराना होता है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और जंग का टीम इस गेम को बड़ी आसानी से जीत लेती है। इसके बाद बारी होती है सांगवू की टीम की। तब प्लेयर नंबर 1 यानी वह बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारी टग ऑफ वॉर गेम खेल रखे हैं, इसीलिए वह उन सबको गाइड करता है इस गेम को कैसे जीतना है। तो इसीलिए वह लोग इस गेम को किसी ना किसी तरह से जीत जाता है। फिर दिखाया जाता है कि 30 मिनट के बाद दोबारा से लाइट ऑफ हो जाएगी, जिस पर सांगवू इन सबको कहता है कि रेडी रहना। तो इसलिए वह डिसाइड करते हैं कि एक एक करके हम पहरा देंगे। अब जंग की टीम में एक से बढ़कर एक चालाक प्लेयर था, तो इसीलिए जंग को डर होता है कि कहीं उसकी टीम उसे ही साइड पर ना लगा दे, यानी उसे ही अपने रास्ते से ना हटा दे। दूसरी तरफ डॉक्टर और गार्ड मिलकर डेड बॉडी की ऑर्गन्स निकल रहे होते हैं और इन ऑर्गन्स को डिलीवर करने जाना था गार्ड नंबर 28 और 29 को। तब इन सभी एक डेड बॉडी का बारे में बातें करने लगते हैं, जिसकी सिर्फ एक किडनी थी और वह लोग उसे ज़ॉम्बी कह रहे थे। अब यहाँ पर जो गार्ड नंबर 29 था, यानी जिसने वह ऑर्गन्स डिलीवर करने जानी थी, वह कोई और नहीं बल्कि वह ऑफिसर था जो गार्ड का भेष में यहाँ पर आया था। और यह सब बातें सुनकर उसे शक होता है कि शायद यह लोग मेरा भाई के बारे में ही बात कर रहे हैं, क्योंकि उसका भी एक ही किडनी थी। इसके बाद नंबर 28 और 29 यानी वह ऑफिसर ऑर्गन्स डिलीवर करने चले जाते हैं। रास्ते में वह ऑफिसर नोटिस करता है कि टनल में तो बॉम्ब लगा हुआ है। तब नंबर 28 उसे बताता है कि जब हम लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे तब इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर वह ऑफिसर नंबर 28 से और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कोशिश करता है, इसीलिए नंबर 28 को ऑफिसर पर डाउट होने लगता है। इसीलिए वह ऑफिसर को अपना फेस दिखाने के लिए कहता है। अब वह ऑफिसर अपना फेस भी दिखा देता है और साथ साथ वह नंबर 28 पर गन पॉइंट भी कर देता है। साथ साथ वह ऑफिसर उससे एक किडनी वाले आदमी का बारे में पूछता है कि वह कौन है जो तुम लोग ज़ॉम्बी कह रहे थे, जिस पर नंबर 28 उसे कहता है कि वह तो एक लड़की थी। अब यहाँ पर नंबर 28 उस ऑफिसर को कहता है कि तुम लीडर के रूम में जाकर सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो, वहाँ पर सबके डेटा है। यह जानने के बाद वह ऑफिसर नंबर 28 को मार देता है। उधर वह डॉक्टर गार्ड से अगले गेम का बारे में पूछता है, लेकिन इस बार गार्ड को भी अगले गेम का बारे में पता नहीं होता। तब इसलिए वह डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वह एक गार्ड को पकड़ लेता है और उनकी फाइट होने लगती है। इसी फाइट में वह डॉक्टर गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है।
इसके बाद एक गार्ड भी उसका पीछा करता है और वह दोनों प्लेग्राउंड में आ जाता है। यहाँ पर गार्ड डॉक्टर को अपने बातों में फंसाकर उससे मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीडर यानी फ्रंटमैन आकर उसे मार डालता है और बाद में उस डॉक्टर को भी मार डालते हैं और साथ ही साथ उन्हें वहीं पर नंबर 28 का डेथ बॉडी भी मिल जाता है, जिससे उन्हें यह पता चल जाता है कि फैसिलिटी में कोई घुस गया है। उधर वह ऑफिसर लीडर का रूम में यानी फ्रंटमैन का रूम तक पहुंच जाता है, तो वह चेक करते करते एक ऐसे रूम में चले जाते हैं जहां पर सबके रिकॉर्ड्स थे और जब वह ऑफिसर रिकॉर्ड्स चेक कर रहा होता है तो उन्हें सभी विनर की एक लिस्ट मिल जाता है, जिसमें उसकी भाई का भी नाम था, यानी वह भी कभी विनर था। और उधर सभी प्लेयर्स को फोर्थ गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन सबको अपना अपना पार्टनर सुनने के लिए कहा जाता है और वह प्लेयर्स करते भी ऐसा ही है, यानी अपना अपना पार्टनर सुन लेते हैं। सेबायोक की फीमेल फ्रेंड भी अपना पार्टनर ढूंढने के लिए कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसका पार्टनर बनने का तैयार ही नहीं था। इसके बाद सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं। असल में यह गेम ऐसे होते हैं कि एक प्लेयर को अपना पार्टनर से सारी मार्बल्स लेने होते हैं बगैर कोई जोर जबरदस्ती किए, और जो दूसरा पर्सन होगा यानी जिसका पास मार्बल्स नहीं होंगे उसे मार दिया जाएगा। फिर सांगवू और चियोंग का फ्रेंड ऑड और इवन का गेम खेलते हैं, जिसमें कि उन्होंने गेस करना था कि सामने वाले के हाथ में कितने मार्बल्स है। अब यहाँ पर चियोंग का फ्रेंड सांगवू की सारे मार्बल्स जीत जाता है, जिसकी वजह से सांगवू के पास लास्ट में सिर्फ एक ही मार्बल बचता है। अब क्योंकि सांगवू को पता चल चुका था कि अब वह बस नहीं पाएगा, इसीलिए वह चियोंग का फ्रेंड को अपने बातों में फंसाकर उससे यह यकीन दिलाता है कि हम में से कोई भी अगर हार गया तो कि हारे हुए लोगों का मैच दोबारा करवा जाएगा। अब यहाँ पर सांगवू धोखे से चियोंग के फ्रेंड की सारे मार्बल्स चेंज कर देते हैं। इसके बाद सांगवू सारे मार्बल्स गार्ड को दे देता है और वह वहां से बाहर चला जाता है। और जब चियोंग का फ्रेंड मार्बल चेक करता है तो वहां पर पत्थर होती है। उधर प्लेयर नंबर 1 यानी उस बुरे आदमी की हालात खराब हो रही थी, इसीलिए वह इधर उधर घूम रहा था, लेकिन चियोंग किसी तरह उन्हें खेलने के लिए मना लेता है। अब यहाँ पर वह दोनों यानी वह बूढ़ा आदमी और चियोंग भी वह गेम खेलने लगते हैं और यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी चियोंग का सारी मार्बल्स जीत लेते हैं। लेकिन लास्ट राउंड में वह बूढ़ा आदमी भूल जाता है कि उसने क्या चूज किया था। तब चियोंग उससे बातों में फंसाकर सारे मार्बल्स ले लेता है, लेकिन यकीन मानिए वह बूढ़ा आदमी काफी चालाक था। उसने एक मार्बल अपने पास ही रखा हुआ था और वह दोबारा से इधर उधर घूमने लगता है। अब यहाँ पर चियोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरे साथ एक और गेम खेलो ना। तो यहाँ पर वह बुरा आदमी कहता है कि मुझे पता है कि तुमने सारे मार्बल धोखे से लिया है मेरे से। वह कहता है कि मुझे सब पता था, बस मैं पागल बनने की एक्टिंग कर रहा था। तब यह सुनकर चियोंग को तरस आ जाता है उस पर और उसे ही सारे मार्बल्स दे देता है। उसके बाद सेबायोक और उसका फीमेल फ्रेंड भी गेम खेल रहे होते हैं और उनकी गेम यह होते हैं कि जो मार्बल को दीवार का ज्यादा करीब फेंकेगा वही जीतेगा। सेबायोक अपने मार्बल फेंकते हैं, लेकिन जब सेबायोक की फ्रेंड की बारी आती है तब वह सारी मार्बल्स फेंक देती है। लेकिन जब सेबायोक यह देख लेती है तो वह अपने फ्रेंड को दोबारा फेंकने के लिए कहती है, जिस पर उसकी फ्रेंड कहती है कि नहीं सेबायोक, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पीछे तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हारा पीछे तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा वेट कर रहा है वह। और इसी वजह से सेबायोक की फ्रेंड को मार दिया जाता है। इसके बाद उन सब की डेथ बॉडीज को वहां से ले जाया जाता है। इसके बाद वह सब वापस से रूम में आ जाता है। यहाँ पर जंग दिखता है कि सेबायोक की वह वाली फ्रेंड तो अभी तक जिंदा है, जो कि बड़ी आराम से बैठे हुए थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सेबायोक की यह वाली फ्रेंड तो जंग की भी फ्रेंड थी, लेकिन अब क्योंकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर क्लैश चल रहा था तो इसलिए जंग के वह फ्रेंड उससे बुली करने लगती हैं। इसके बाद फ्रंटमैन को एक डेड बॉडी के पास उस ऑफिसर का एक आईडी कार्ड मिल जाता है। तभी फ्रंटमैन को पता चलता है कि उसकी सारी वीआईपीज आ चुके हैं, तो इसलिए फ्रंटमैन उन्हें लेने के लिए चला जाता है। फिर सारे वीआईपीज को उनके रूम में लाया जाता है। इसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज के आने के बारे में और एक आदमी को जाकर बताता है और यही आदमी मेन होता है। और यह कौन होता है हम यह आगे जानेंगे। फिर नेक्स्ट डे उन सबको पास नंबर गेम के लिए लाया जाता है, जहां पर 1 से लेकर 16 तक नंबर होते हैं और वह सारी प्लेयर्स अपना अपना नंबर ले लेते हैं। और नंबर का मतलब यह था कि जो नंबर भी एक प्लेयर पर आएगा उसके मुताबिक ही उसकी बारी आएगी। अब यहाँ पर लास्ट में पहला और आखिरी नंबर रह जाता है, यानी 1 और 16। तब यहाँ पर चियोंग कंफ्यूज हो जाता है कि उसे कौन सा नंबर यूज करना चाहिए। अगर वह पहला नंबर लिया तो वह फंसेगा और मरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि गेम क्या होने वाला है। और अगर लास्ट नंबर लिया तो क्या पता उसका बारी ही ना आए, यानी टाइम कम रह जाए। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और वह चियोंग को कहता है कि मुझे पहला नंबर चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी फर्स्ट नंबर में नहीं आया। और इसके बाद उन्हें गेमिंग रूम में लाया जाता है। अब इस गेम का रूल यह होता है कि दिए हुए टाइम में उन्हें ब्रिज के दूसरे साइड पर जाना है
अब इसकी बीच में दो तरह की ग्लास लगे हुए होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ग्लास और एक होता है टेम्पर्ड ग्लास। यानी नॉर्मल ग्लास पर पांव रखते ही वह टूट जाएगा और वह लोग नीचे गिर जाएंगे। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और वह लोग एक एक करके मरने लगते हैं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जंग सबका आगे होता है और वह आगे ही नहीं बढ़ रहा था। अब उनके पास एक ही रास्ता था, यह तो वह आगे जाए और सारे ही मर जाए। और तभी जंग के सामने उसकी वही फ्रेंड आ जाती है जो उसे बुली कर रही थी और वह जंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया मैं तुम्हें मार दूंगी। इसके बाद वह जंग को पकड़ लेती है और उससे लेकर नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। अब वहाँ पर एक आदमी था जो कि ग्लास कंपनी में काम करता था और उसे पता था कि टेम्पर्ड ग्लास कौन सा है। लेकिन जब फ्रंटमैन को इस बात का पता चल जाता है तो वह लाइट ऑफ करवा देता है ताकि वह ग्लास को पहचान ही ना पाए। अब लास्ट में एक ही स्टेप बचता है और उनके पास तो टाइम भी नहीं था, तो इसलिए सांगवू उस आदमी को धक्का दे देता है। तो यह पर सांगवू चियोंग और से बायोक ब्रिज को पार कर लेते हैं। लेकिन ग्लास टूटने की वजह से उन्हें काफी चोट लग जाती है, खासतौर पर से बायोक को। उधर वह ऑफिसर ने एक सर्वेंट को मारकर उसकी जगह खुद ले ली थी। अब एक वीआईपी को उस ऑफिसर पर शौक होता है और वह उसे कहता है कि अपना मास्क रिमूव करो। लेकिन वह ऑफिसर कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं अंदर जाकर अपना मास्क रिमूव करूंगा। उसके बाद वह ऑफिसर वीआईपी को लेकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर उस ऑफिसर ने वीआईपी को बेहोश कर देता है और इस बात को फ्रंटमैन को पता चल जाता है। इसीलिए फ्रंटमैन उसके पीछे जाता है और वह ऑफिसर को देख लेता है। इसीलिए वह ऑफिसर भागकर आइलैंड पर आ जाता है और फ्रंटमैन भी उसका पीछा करते हुए वहां पर आ जाता है। अब यहाँ पर वह ऑफिसर अपने सीनियर को कॉल करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन कॉल कट हो जाती है। फिर वह ऑफिसर उनका सीनियर को सारी सबूत भेजता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क नहीं था। इसके बाद फ्रंटमैन उस ऑफिसर को पकड़ लेता है और उससे उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह ऑफिसर तो फ्रंटमैन को गोली मार देता है। इसके बाद फ्रंटमैन अपना मास्क उतार देता है। तब वह ऑफिसर देखता है कि वहां पर कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई है वह। इसके बाद ऑफिसर का भाई यानी फ्रंटमैन उससे सूट कर देता है और वह जाकर पानी में गिरता है। उधार ग्लास लगने की वजह से बायोक काफी इंजर्ड हो गई थी और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा होता है। इसके बाद तीनों सर्वाइवर्स को डिनर के लिए ले जाया जाता है और उनके पास एक एक नाइफ भी रख दिया जाता है। मतलब रात में इन तीनों में से कोई भी एक दूसरे को मार देगा। तभी चियोंग नोटिस करता है कि से बायोक की हालत काफी खराब है। इसीलिए वह से बायोक को कहता है कि फिक्र मत करो, हम दोनों साथ हैं और इस गेम में हम दोनों मिलकर सांगवू को हरा देंगे। इसके बाद हम दोनों यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और पैसों को आधा आधा भाग कर लेंगे। से बायोक उससे बताती है कि मेरा एक छोटा भाई है जिससे मैं ऑर्फनेज में छोड़कर आए हो, और अगर हम दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर बाहर जाएगा तो उससे उन दोनों की फैमिली का ख्याल रखना होगा। अब से बायोक की हालात काफी खराब थी, उसे डॉक्टर की जरूरत थी। इसीलिए चियोंग कोई मदद लाने के लिए जाता है, लेकिन जब तक वह वापस आता है तब तक सांगवू से बायोक को मार चुका था। फिर नेक्स्ट डे उन दोनों को गेम नंबर 6 यानी लास्ट गेम के लिए ले जाया जाता है। गेम का रूल बड़ा ही सिंपल था कि मार दो या मर जाओ, और इस गेम का नाम होता है स्क्विड गेम। उसकी बाद गेम स्टार्ट हो जाती है और उन दोनों के बीच काफी फाइट होती है, लेकिन लास्ट में सांगवू की हालात खराब होने लगती है। तभी चियोंग कहता है कि मैं इस गेम को रुकना चाहता हूँ, और तभी चियोंग सांगवू को अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन सांगवू तो अपने आप को ही मार डालता है, जिसकी वजह से चियोंग गेम जीत जाता है। फिर फ्रंटमैन चियोंग को कहता है कि तुम बहुत अच्छा खेले, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। इसकी बाद चियोंग को उसका घर पर छोड़ दिया जाता है और उसका पास एक एटीएम कार्ड भी था, और जब चियोंग उस एटीएम कार्ड को जाकर चेक करता है तो वह देखता है कि सारे पैसे उसकी अकाउंट में भेज दिया जाता है। इसके बाद चियोंग अपने घर जाता है, लेकिन तब तक अपने मदर की डेथ हो जाती है। इसके बाद यानी 1 साल बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर हम देखता है कि चियोंग का हालात काफी खराब हो गई है, यानी वह काफी नशा करने लग गया है और उसने अब तक उन पैसा को हाथ तक नहीं लगाया। एक दिन एक फूल बेचने वाली औरत चियोंग का पास आती है और उसने सेम ऐसा ही कार्ड देती है जिसमें एक एड्रेस लिखा हुआ था। फिर वह चियोंग उस एड्रेस पर जाता है, जहाँ पर उससे पता चलता है कि यह सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि उस बूढ़ा का है, यानी प्लेयर नंबर 1 का, और वह अभी भी जिंदा है। यहाँ पर वह बूढ़ा आदमी चियोंग को बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बोर हो चुका था और यह सारी गेम में अपने क्लाइंट्स के साथ मिलकर बनाई ताकि मैं लोगों को मरता हुआ देखकर एंजॉय कर सकूं। लेकिन हाँ, हमने किसी को मजबूर नहीं किया था ऐसा करने के लिए, और मैंने गेम में इसलिए पार्टिसिपेट किया था ताकि गेम देखने से ज्यादा उसे खेलने में मजा आता है। वह कहता है जो पैसा तुम्हारा पास है वह मेरे ही है, और यह कहते ही उस बुरे आदमी का मौत हो जाती है। उसकी बाद चियोंग से बायोक की छोटे भाई के पास जाता है और उसे सांगवू की मदर के पास लेकर जाते हैं, और वह सांगवू की मदर को कहता है कि इस बच्चे का ख्याल रखना
और साथ साथ वह उसे एक बैग भी देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। इसके बाद चियोंग स्टेशन पर जाता है जहां पर उन्हें वही अननोन पसंद मिलता है जो कि उसे फिल्म की स्टार्ट में भी मिला था। और यहाँ पर चियोंग उसका पीछा भी करता है लेकिन तब तक वह भाग चुका था। उसके बाद चियोंग उस कार्ड वाले नंबर पर कॉल करता है और वह पूछता है कि तुम लोग कौन हो और लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लोगों की जिंदगी से क्यों खेल रहे हो। और उधर से उसको रिस्पॉन्स आता कि चियोंग तुम अगर जिंदा बचना चाहते हो तो तुम प्लेन में सर जाओ। और यहाँ पर फिल्म का इन हो जाता